गुड इवनिंग एवरीवन, सबको नमस्कार। क्लास स्टार्ट हुई क्या भाई? केशव वर्मा जी बताना एक बार। अगर आपने मैं देखना सुनना शुरू कर दिया है तो एक बार बताएंगे कि ऑडियो वीडियो कैसी है, तो हम आगे बढ़ेंगे। निखिल कह रहे प्रणाम सर जी। ऋतिक कुमार प्रजापति राधे राधे। केशव वर्मा कह रहे हैं प्रणाम। संपूर्णा कुमारी कह रही हैं गुड इवनिंग जी सर, ऑल ओके है। ओके ठीक है, चलो। कल सीरीज और पैरेलल आपकी क्लास में हुआ था, उससे जुड़े हुए हम क्वेश्चन करने वाले आज की क्लास में, ठीक है। तो आज आपके हाथ में एक पेन और रफ कॉपी होनी चाहिए। आज पेन वैन चलाना पड़ेगा आपको, तो तैयार रहना, मोबाइल चला के मत बैठ जाना, ठीक है। सब ठीक है, ऑडियो वीडियो। राम राम कह रहे हैं धर्मवीर। राजकमल कह रहे हैं हेलो। ऋषभ, गुड़िया, पंकज कुमार जी नमस्कार। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, करना है, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को हम पढ़ते पढ़ते ही करें कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही, ठीक। बोर्ड जैसा वैसे रहेगा, बीच में कोई बच्चा ज्ञान ना दे, ठीक है। इसने कहा कि यदि 25 और 15 के दो प्रतिरोध को एक साथ श्रृंखला, बेटा श्रृंखला का मतलब होता है श्रेणी क्रम, सीरीज में, तो कह रहा है कि 2 रजिस्टर्स ऑफ 25 एंड 15 ओम आर जॉइंड टुगेदर इन सीरीज, और फिर 40 ओम के प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में रखा जाता है, तो संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है, ठीक है। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ही पढ़े, आपने देखा कि भाई 25 और 15 को जोड़ा सीरीज में, तो सीरीज में 25 और 15 कितना हो जाएगा, टोटल 40 ओम हो जाएगा। और फिर इस 40 को आपने 40 के साथ ही जोड़ा पैरेलल में, तो आपने एक चीज देखी कि 40 ओम के दो तार आपके पैरेलल में हो गए, एक तो 25 और 15, और फिर जोड़ा आपने, ये हो गया। अब आपको पता है, हमने कल आपको बताया था कि अगर आप कभी तार जोड़ रहे हैं पैरेलल में, और अगर पैरेलल में जो तार जोड़ रहे हैं अगर उन सबका रेजिस्टेंस सेम हो, तो इनका इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम है, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, 1 2 जितने तार है उससे डिवाइड कर दो, टोटल कितना बन गया, 20 ओम। तो जिनका इसका आंसर सी आया उनका ठीक है। एक बच्चा कोई डी लिख रहा है, उससे गलत है। पूरी क्लास में ऋतिक, धर्मवीर, ऋषभ सबका ठीक है। एक गरिमा का, मौर्य का गलत है, एक मोहित का गलत है, ये बाकी सबका सही है। बट एक चीज देखो ना, इतना आसान क्वेश्चन है। 25 और 15 है सीरीज में, तो 25 और 15 R1 + R2 40 हो गया, और कह रहा है कि फिर 40 ओम के प्रतिरोध से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 40 को जोड़ा 40 पैरेलल में, तो आपको पता है अगर तारों के रेजिस्टेंस सेम हो तो पैरेलल में हम क्या करते हैं, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे, जितने उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन निहायत ही आसान है, इसे भी आपको पढ़ते पढ़ते करना है। नीचे दिया गया चित्र 3 प्रतिरोधों को दर्शा रहा है, इनका संयुक्त प्रतिरोध बताना है। देखो 6 ओम ये है, 6 ये, 2 ये, तो कितना बनेगा ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अनुराग, रोबिन, संजय, गुड्डू करते रहो। देखो बेटा, एक चीज देखना, ये 6 ओम का तार है, ये 6 और 2 है, तो अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन यूज करें, आपको पता चल रहा है कि 6 ओम और 2 ओम ये तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस आएगा वो छोटे से भी छोटा आएगा, यानी 6 और 2 का जो भी तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 2 ओम से भी कम आएगा, तो 2 से थोड़ा सा कम मान लो कि 1.5 के आसपास मान लो। अब वो जब 1.5 जब 6 के साथ सीरीज में जुड़ेगा, यानी मेरा आंसर 7.5 के आसपास का आएगा, 7.5 के आसपास। तो कम से कम मेरा आंसर देखो भाई, ये 6 है,
इस 6 में कितना जुड़ेगा, 2 से थोड़ा सा कम, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर तो 6 से बड़ा आना चाहिए ना, 6 से बड़ा आना चाहिए। और इनका जो रेजिस्टेंस आएगा वो 2 से कम आएगा, यानी कि 8 से कम आना चाहिए। तो 6 से बड़ा और 8 से कम, इन दोनों में से कोई सा एक है। तो 6 में 6 और 2 कम निकालेंगे तो मुझे इतना लग रहा है कि कम से कम डी ऑप्शन की संभावना ज्यादा लग रही है। बाकी आप चेक कर लो। इससे मेरे पास 6 और 2 है, पैरेलल में है, तो 6 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल। तो अगर 2 ही तार पैरेलल में हो तो इनका तुल्य प्रतिरोध, अब डायरेक्ट हमने क्या कल पढ़ा था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, R1 की वैल्यू है 6, R2 के 2, 6 और 2 आ जाएगा 8, 2 4 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 4 2 3 6, तो 3/2 यानी कि कितना हो गया, 1.5 ओम हो गया। यानी इन दोनों का आ गया 1.5 ओम, और 1.5 ओम जब 6 के साथ जुड़ेगा, इनका आ गया 1.5, तुक्के से 1.5 ही आ गया, हमने 1.5 के लगभग माना था, और यह 6 ओम। तो सीरीज में है 6 और 1.5, तो इनका इक्विवेलेंट कितना बनेगा, 7.5 ओम आ गया। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि थोड़ा सा आपको ऑप्शन यूज करना भी आना चाहिए। ये केशव वर्मा सी बता रहा है, बेटा 6 है, आपका आंसर 6 से थोड़ा सा बड़ा तो आएगा, तो 6 से बड़ा तो ये भी है और ये भी है। लेकिन आप देखो कि हमारा आंसर 6 से तो आएगा बड़ा, क्योंकि उसमें 6 में क्या जुड़ेगा, जो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट आएगा, और ये दोनों पैरेलल में तो इक्विवेलेंट आएगा 2 से थोड़ा सा कम। पैरेलल में रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा आता है, 2 से हल्का सा कम। ठीक है, देखो ये करने से आपको पेन नहीं चलाना, करो ये। नीरज कुमार मंडल, बेटा तू पढ़ाई कर ले ना, क्वेश्चन इकट्ठे मत कर। क्लास में एक दिन आता नहीं, तू एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा, PDF दे देंगे। बस क्वेश्चन इकट्ठे करता रहे, पढ़ना लिखना है नहीं। इतनी क्लास में आके क्वेश्चन का आंसर दिए तूने आज तक, और तू डेली क्लास में आ रहा, तो मैंने बताया था तुम्हें कि भैया अभी 3 दिन छुट्टी आएगी, फ्राइडे सैटरडे संडे, तब मैं दे दूंगा, अभी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तुम हो मूर्ख, दिमाग से पैदल, है ना। काइनेमेटिक्स स्पेलिंग तेरे सही से लिखी जा रही है, क्वेश्चन चाहिए तुझे। कह रहा है कि यदि 3 प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित, तो को इस पर एक प्रतिरोध द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था तो आपको बताया कि इसका प्रतिरोध क्या बनेगा। देखो ये बेटा 6 और 6 पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो पैरेलल में क्या करते हैं, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने उसे डिवाइड कर दो, तो इनका आ जाएगा 3 ओम। अब ये 3 ओम 6 के साथ में कनेक्ट होगा, 3 और 6, तो 9 ओम बन जाएगा, 9 ओम। तो जिनका 9 आ रहा है उनका एकदम ठीक है। बस सीधी सी बात है, इसे 6 में कुछ जुड़ेगा, तो 6 और 6 का इक्विवेलेंट जुड़ेगा, तो 6 में कुछ जुड़ेगा, तो 6 से तो बड़ा ही आंसर आना चाहिए। लेकिन जो जुड़ेगा वो 6 से तो कम ही होगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा आता है, तो 18 भी नहीं हो सकता। अगर आप ऑप्शन को यूज करेंगे तो हो सकता है कि आप वैसे ही क्वेश्चन कर दें। ठीक है। ये आसान था 10वें का ए, ये करना। ये बेटा 2 वोल्ट की एक बैटरी सेल है, ये 2 वोल्ट का। ठीक, यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का है, एक 1 ओम का है। कह रहा है कि जो 3 ओम का प्रतिरोध है उसके सिरे पर कितना विभवांतर आएगा, कितनी वोल्टेज आएगी, आपको बताना है। करो ये। गुड्डू ठाकुर, तुम्हारा क्वेश्चन पिछला वाला भी गलत था। क्या हुआ, कसम खा के आयो क्या आज कि एक भी क्वेश्चन सही नहीं करूंगा मैं। देखो ये बेटा, जो 2 वोल्ट का सेल लगाया, अगर इससे करंट चले, जो करंट जाएगी 2 ओम से वही जाएगी, 3 से वही जाएगी, 1 से, यानी कि तीनों के तीनों 1 2 3 ओम जो है, ये तीनों सीरीज में है भाई, तीनों से सेम ही करंट जा रही है। अगर मैंने आपसे कल बताया था कि सीरीज में होता है क्या है, जैसे आपने 2 वोल्ट का सेल लगाया, तो सीरीज में जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होगा उसी रेशियो में वोल्टेज बट जाएगी। तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है, रेजिस्टेंस का रेशियो है 1:2:3। तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वही वोल्टेज का भी रेशियो होगा, वोल्टेज ही बट जाएगी
1 2 3 में। अब मुझे बताना है कि जो 3 ओम वाला है इसके सिरे पर कितना वोल्टेज आएगी, यानी कि मुझे V3 निकालना है। तो टोटल वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट। अब इस 2 वोल्ट में इसका हिस्सा कितना है, 3। कितने में से, 3 2 5 1 6 में से। तो 3 दूनी 6, 2 2 कम 2, तो कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। तो जिसका आंसर 1 वोल्ट यानी कि सी आ रहा उसका ठीक है। अरे कल क्लास में बताया था ना कि सीरीज में करंट तो सेम रहती है पर सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं रहती। तो वोल्टेज इस 2 वोल्ट में से इसके सिरे पर कितनी वोल्टेज आएगी, यहाँ कितनी वोल्टेज आएगी, यहाँ कितनी आएगी। तो हमने कहा था कि आप ये ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही वोल्टेज का भी रेशियो होगा। ये टोटल जो 2 वोल्ट है वो 1:2:3 बटेगा टोटल वोल्टेज थी 2। हमें 3 ओम के सिरे पे बताना है V3। तो किसका हिस्सा कितना है, 3। 3 2 5 1 6 में से 16 किया तो 1 वोल्ट आ गया। इसका आंसर मैं देख रहा हूं, एक धुरंधर तो डी बता दे रहा है। ये कितना मूर्ख है, इसका लॉजिक देखो कितना शून्य है दिनेश कुमार का। भाई 2 वोल्ट का सेल है, अभी 2 वोल्ट का सेल है, अगर सारी की सारी वोल्टेज इसके सिरे पर ही आ जाएगी तो क्या इनके सिरे पर कुछ भी नहीं आएगा क्या। भाई सीरीज में क्या होता है, आप जो बैटरी या सेल लगाते हैं उसमें से कुछ वोल्टेज पहले तार के सिरे पर जाएगी, कुछ दूसरे, कुछ तीसरे। टोटल ही 2 वोल्ट है, 2 का 2 वोल्ट ही आप कह दे रहे हो कि सर इसके सिरे पर आ जाएगा, बाकी 2 कहां जाएंगे हैं? ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता, डी ऑप्शन। तो कल क्वेश्चन कराए थे हमने आपको, अगर तार सीरीज में जुड़े हुए हों तो सीरीज में हर एक से करंट तो सेम ही जाएगी, तो करंट का तो कुछ पंगा नहीं है। लेकिन वोल्टेज में क्या होगा कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके सिरे पर वोल्टेज ज्यादा जाएगी, यानी जिस रेशियो में रेजिस्टेंस उसी रेशियो में वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस का रेशियो 1 2 3 है तो वोल्टेज भी इसी रेशियो में बढ़ जाएगी। ये करना एक लिखा है इसमें, घरेलू सर्किट में लैंप समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। कल शायद पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, हमारे घरों में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी हमारे घर में बल्ब हैं, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिक सामान है, ये सब के सब कनेक्ट रहते हैं किसमें, पैरेलल में, समानांतर क्रम में। अब देखो पैरेलल में क्यों रहते हैं, यहाँ पे देखना, ये टीवी है, ये ट्यूबलाइट है, ये कूलर है, ठीक है, ये बल्ब है। मान लो कि मेरे कमरे में 4 चीजें लगी है, इन सबको हम घर में हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज क्यों करते हैं हम। आपको बता बेटा कि पैरेलल में करंट अलग अलग जाती है। मान लो इससे करंट जा रही है I1, इससे जा रही है I2, इससे I3, इससे I4। तो पैरेलल में सबसे करंट अलग अलग जाएगी, ठीक है। हाँ, इस वीकेंड भी यूट्यूब पे प्रैक्टिस होगी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की करा रहा हूं मैं इस बार, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है ना आपका, तो इसी की प्रैक्टिस कराएंगे हम। अब बेटा टीवी, ट्यूबलाइट, कूलर, बल्ब सबसे अलग अलग करंट जा रही है। I1 को I2 से मतलब नहीं, I3 से, ये बिल्कुल अलग अलग इंडिपेंडेंट है। अब मान लो कि आपके घर में जो टीवी वाला जो तार है, जो टीवी के साथ जो तार कनेक्ट है, इसे मान लो कि रास्ते में चूहे ने कट कर दिया, अगर चूहा इस तार को बीच में से कट कर देगा तो करंट आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। लेकिन इस I2, I3, I4 पे कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं। अगर मेरे घर में चूहा तार काट दे टीवी वाला तो टीवी नहीं चलेगा, लेकिन बाकी सारी चीज चलती रहेंगी। या मैं क्या करूं, यहाँ पे इसका स्विच ऑफ कर दूं टीवी का, तो स्विच ऑफ का मतलब है कि कनेक्शन मैंने ब्रेक कर दिया। कनेक्शन ब्रेक कर दिया यानी कि I1 करंट आगे नहीं जाएगी, लेकिन I2, I3, I4 पर तो फर्क पड़ा ही नहीं। तो मेरे घर में अगर 50 चीजें हैं, उन 50 चीजों में से मैं अगर 4 के स्विच ऑफ करूंगा तो उन 4 के कनेक्शन तो ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें तो चलती चली जाएंगी। तो हम घर में अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ताकि जिसका स्विच ऑन करें उसमें करंट ना जाए, वो रुक जाए, लेकिन बाकी सारी चीजें चलती रहें। अगर मैं अपने घर में सारी चीजें सीरीज में लगा दूंगा तो बड़ी समस्या आ जाएगी। टीवी, ट्यूबलाइट, कूलर, फ्रिज सब लगा दिया सीरीज में, तो सीरीज में तो करंट सब में सेम ही चलती है। पर एक भी जगह कनेक्शन ब्रेक हो गया, तार एक जगह कट गया, तो करंट आगे नहीं बढ़ पाएगी, घर के सारे सामान एक साथ रुक जाएंगे। हम कभी ऐसा नहीं चाहते कि घर के सारे सामान एक साथ ना तो ऑन चाहते हैं ना एक साथ ऑफ चाहते हैं। हमारे घर में अगर 30 चीजें लगी होंगी ना तो एक बार में 6-7 की जरूरत पड़ती है। जिस रूम में जाएंगे उसके तो स्विच ऑन करेंगे, तो फिर सारी चीजें हम घर में सीरीज में लगा दें तो सारी की सारी एक साथ ऑन होंगी, सारी की सारी एक साथ ऑफ होंगी, तो बड़ी समस्या आ जाएंगी। पैरेलल में क्या है, जिसे ऑफ करेंगे उससे करंट नहीं जाएगी, बाकी सारी चीज चलती चली जाएंगी। तो उसने लिखा है कि घरेलू सर्किट में लैंप पैरेलल में क्यों जुड़े होते हैं, ताकि अगर एक लैंप फेल हो जाए तो बाकी चलते रहे, बाकी में कोई फर्क ना पड़े, इसलिए ऐसा करते हैं। अगर मेरे घर में सारे कमरों में मिला के अगर 10 बल्ब लगे हैं
तो जो बल्ब खराब होगा, जो फ्यूज होगा, जिसका मैं स्विच ऑफ करूंगा या जिसका तार कट होगा बीच में, केवल वही रुकेगा, बाकी सारों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलते चले जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ हम, और बढ़िया वाले। ये क्या, एक क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 18। ऋतिक, एक तो तुम होशियार कम बना करो, जो पूछा जा रहा वो पढ़ लो उसे। जब पढ़ाएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा किसमें अपोजिट है किसमें सेम है। पढ़ाया तुम्हें कैपेसिटर? अभी कैपेसिटर की स्पेलिंग किसने पढ़ाई तुम्हें, पहले तो ये बता दो। CAPECITER है। कह रहा है कि यदि n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ो 2 बार, समझो कि पूछ क्या रहा है वो। ठीक है। दीपक नैन जी का बिल्कुल ठीक आंसर आया हमारे पास, 18वें का। अच्छी शुरुआत हुई है एकदम। देखो बेटा, एन प्रतिरोध है, एन की वैल्यू आप कुछ ही मान सकते हैं, 2 4 5 6। एन का तो कुछ फिक्स तो है नहीं, तो हमारे पास एन प्रतिरोध है। और कह रहा है कि जो एन प्रतिरोध है वो समान है। एन कितने भी हो सकते हैं, 10 20 50 60 कितने भी। अब तो उसने कहा कि यदि एन समान प्रतिरोध, यानी अगर पहले का रेजिस्टेंस आर है, दूसरे का भी आर है, तीसरे का भी आर है, चौथे का भी आर है, सबका रेजिस्टेंस आर ही है। मेरे पास में एन वायर है, सबका रेजिस्टेंस है आर आर। कह रहा है कि पहले जोड़ा सीरीज में, फिर जोड़ा पैरेलल में, तो अधिकतम और न्यूनतम का रेशियो बताना है। ये निखिल का गलत दिख रहा है मुझे, नागेंद्र पटेल का भी गलत है, पंकज कुमार का गलत है, आशीष वर्मा गलत है, ऋषभ भैया का ठीक है, बसंत का गलत है, संजय कुमार वर्मा का सही है। अब जब मैं आपको बताऊंगा, आपको डिफरेंस समझना है कि टीचर क्या बता रहा है और आपने क्या सोचा, तो कहाँ गड़बड़ हो रही है। मोहित बढ़िया आंसर दे रहे हैं, ऋतिक कुमार प्रजापति का भी सही है। देखो बेटा, आपने एन प्रतिरोध है समान, सबका रेजिस्टेंस आर आर है, आपने जोड़ा पहले उन्हें श्रेणी क्रम में सीरीज में। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ रहे हैं और हर तार का रेजिस्टेंस अगर सेम हो, हर एक का सेम हो, तो आप क्या करो, किसी एक का रेजिस्टेंस लो और जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो एन है, एन से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये मेरे पास बन गया ये। फिर आप जोड़ रहे हैं पैरेलल में। पैरेलल में हम क्या करते हैं, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने उससे डिवाइड कर दो। अब मेरे से पूछ क्या रहा है ये कि मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो बताना है। भाई मुझे एक चीज बताओ कि मैक्सिमम मिनिमम का आपको रेशियो बताना है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो सीरीज में मिलेगा, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है और पैरेलल में घटता है, तो ये मिनिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो पूछा उसने हमारे से, मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम का। मैक्सिमम कितना है, आर इंटू एन, और मिनिमम कितना है, आर बाई एन। आर से आर कट गया, एन पहुंच जाएगा ऊपर ही हो जाएगा एन स्क्वायर, तो रेशियो आएगा एन स्क्वायर। जिनका आंसर सी आया उनका ठीक है, बाकी सबका गलत है। पता नहीं कौन सा लॉजिक लगा के आप बाकी आंसर दे रहे हो। बहुत ही निहायत ही आसान क्वेश्चन है, सारा खेल है समझने का। भाई आपसे कह रहा है कि एन समान प्रतिरोध है, एन इक्वल रेजिस्टेंस है। इक्वल का मतलब कि हर एक तार का रेजिस्टेंस आर 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 है। अब कह रहा है कि पहले जोड़ो सीरीज में। हमने कल आपको बहुत आराम से ध्यान से बताया था कि अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो, तो सीरीज में किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। पैरेलल में अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो, जितने हैं उससे एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने उससे डिवाइड कर दो। ठीक है। तो हमारे पास में जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में एन स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है।
अरे आई बात समझ में? कल देखो मैं एक लॉजिक बताया था करना यहां से। क्वेश्चन नंबर 11 करो। हम्म। अब उसने क्या लिखा? दो तार जिनके प्रतिरोध 4 ओम और 8 ओम में समानांतर क्रम में जुड़े हैं। 4 और 8 जुड़े हैं पैरेलल में। चार ओम और 8 ओम जो है समानांतर क्रम में जुड़े हैं। एक 16 वोल्ट की बैटरी इनके साथ जोड़ दी गई है। सोलह वोल्ट की बैटरी। तो कह रहा है कि जिस तार का प्रतिरोध 4 ओम है उसमें कितनी धारा बहेगी। अगर आपको याद हो, कल हमने आपसे बोला था कि अगर केवल मेरे पास प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, यानी जितने भी तार हैं वो केवल पैरेलल में हो, मिक्स कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए कि दो तार पैरेलल में है साथ में एक सीरीज में भी जुड़ा हुआ है, ऐसे नहीं, केवल पैरेलल, चाहे दो हो पैरेलल में, चाहे तीन हो, चाहे 12 हो। अगर केवल हमारे पास में प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना, प्योर पैरेलल शुद्ध समानांतर क्रम, तो हमें पता है कि प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। अगर हमने यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी लगाई तो पहले तार के सिरे पर भी वोल्टेज 16 रहेगी, दूसरे तार के सिरे पर भी, हर तार के सिरे पर वोल्टेज सेम होगी। टोटल वोल्ट 16 है तो हर एक तार के सिरे पर 16 16 रहेगी। अरे यहाँ पे साथ में एक तार और लगा होता तब आप ये नहीं कर सकते थे कि 16 अगर यहाँ 16 यहाँ तो इस वाले तार में भी तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अब हमारे से कह रहा है कि जिसका प्रतिरोध 4 ओम है उससे कितनी करंट पास करेगी। यहाँ देखो रेजिस्टेंस आपको इसका पता है 4 ओम और आपको इसकी वोल्टेज पता है 16, तो अब इस तार पे V = IR लगा दो, ओम का नियम। ये जो तार है 4 ओम वाला, इसके सिरे पर वोल्टेज कितनी है 16, इससे करंट बतानी है। रेजिस्टेंस कितना है इसका 4, तो 4 चौक 16, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4 एम्पियर। जिनका आंसर 4 एम्पियर आ रहा है उनका ठीक है। तो मैंने केवल ये पूछा कि 4 ओम वाले तार से कितनी करंट पास करेगी, तो आंसर बना उसका 4 एम्पियर। अगर मैं आपसे पूछता कि 8 ओम वाले तार से कितनी करंट पास करेगी, V = IR लगाते, 8 दूनी 16, तो यह करंट पास करती 2 एम्पियर, यहाँ 2 यहाँ 4, तो टोटल करंट अगर मैं पूछता तो आप 6 एम्पियर बताते। भाई 4 एम्पियर यहाँ जा रही है, 2 यहाँ जा रही है, नहीं टोटल यहाँ से 6 निकली होगी। तो जो बच्चा C बता रहा है वो बेटा अगर आपसे टोटल करंट पूछी जाती है कि बैटरी से टोटल करंट क्या निकलेगी, वो 6 एम्पियर होगी। लेकिन हमने केवल ये पूछा कि 4 ओम वाले से कितनी पास करेगी, 6 में से 4 यहाँ गई, 2 यहाँ जाती। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया उसे भी ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। ये भी आसान है, अभी आगे हम थोड़े टफ क्वेश्चन भी कराएंगे इनसे। अभी शुरू में तुम्हें बहकाया जा रहा है। ये करना। ये करो। संजय, केशव, ऋतिक, पंकज करते रहो।
देखो कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े तीन समान प्रतिरोधकों का तुल प्रतिरोध 27 ओम है। ध्यान से समझना कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 इक्वल रेजिस्टेंस करेक्टेड इन सीरीज। तो बेटा 3 रेजिस्टेंस है, तीनों इक्वल हैं और उनका सीरीज में 27 ओम। तो अब 27 ओम कैसे बना होगा? देखो सीरीज में 27 ओम तो तभी बन सकता है अगर तीनों के तीनों इक्वल, यानी कि 100% तीनों का रेजिस्टेंस 9 ओम रहा होगा, इसका भी 9 ओम रहा होगा, इसका भी 9, इसका भी 9, तभी तो सीरीज में इनका 27 बनेगा। अब 9 बन के बना 27, यानी कि सीधे 9 पे टिक लगा दो आप पेपर में। आगे पूरा क्वेश्चन तो पढ़ो। जो बच्चे डी लगा रहे हैं, उसने कहा कि श्रेणी क्रम में जुड़े तीन समान प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध 27 है। तो सीरीज में 27 का बन सकता है जब तीनों ही 9 ओम के हों। अब आगे लिख रहा है वो कि समानांतर क्रम में जुड़े होने पर उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो। तो जब ये हमने सीरीज में जोड़ा तो बना 27, यही अगर मैं जोड़ता पैरेलल में तो क्या बनता? तो आपको पता कि पैरेलल में क्या करते हैं, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने उसे डिवाइड कर दो, 1 2 3, तो 3 ओम आंसर, यानी कि सी वालों का सही आंसर है, बाकी सबका गलत है। जो डी बता रहे हैं वो फंस गए हैं। टीचर जो चाह रहा था कि आपको फंसाना, वो चाह रहा था कि बच्चा केवल यहां तक ही सोल्व करे कि सीरीज में 27 कब बनेगा, कि तीनों का रेजिस्टेंस 9 ओम होना चाहिए। वो आगे पढ़ ही नहीं रहा कि पूछ क्या रहा है वो, कि जब वो 9 ओम के सीरीज में जुड़े थे तो 27 बना। यही अगर पैरेलल में हम जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध क्या बनेगा? तो 9 ओम वाले जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपको ऐसे ही पता है कि पैरेलल में क्या होता है कि रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा आता है, ठीक है। तो 9 ओम से भी छोटा आंसर आएगा, ना ये आंसर हो सकता, ना ये हो सकता, ना 9 के बराबर, यानी सी ऑप्शन बनेगा। या सोल्व कर लो। आ रही भाई बात समझ में? बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना, धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे लैंग्वेज से भी और वैसे भी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ये करना। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। हाँ, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान समझो। इसने कहा कि एक प्रतिरोध से जुड़ी एक बैटरी 5 एम्पीयर की आपूर्ति करती है। कोई रेजिस्टेंस है, बैटरी लगाई, 5 एम्पीयर की धारा मिली। यदि पहले प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में एक समान प्रतिरोध जोड़ा जाए तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा क्या होगी? क्वेश्चन को ध्यान समझना, ये बड़े बच्चों को कंफ्यूज करता है। बट जी देखना, हमारे पास में एक प्रतिरोध है, मान लो कि वो आर है, इससे हमने एक बैटरी लगाई। तो कह रहा बैटरी लगाने से 5 एम्पीयर की करंट चली। यहां तक तो आप समझ गए। बैटरी कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस सप्लाई करंट ऑफ 5 एम्पीयर। यदि पहले प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में एक समान प्रतिरोध जोड़ा जाए, यानी इसी के साथ में
अगर मैं एक रेजिस्टेंस और जोड़ दूं पैरेलल में समान प्रतिरोध, तो कह रहा है कि यही बैटरी जो है अब इससे कितनी करंट हम ले सकते हैं। अब एक बार बताओ, जब इसका रेजिस्टेंस R था आपने कितनी करंट ली से 5 एम्पियर, ठीक है। बैटरी आपने चेंज नहीं किया, आपने इसके साथ में पैरेलल में एक तार और जोड़ दिया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, जब आप एक तार पैरेलल में और जोड़ देंगे तो यहाँ पे इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दोनों के रेजिस्टेंस सेम है तो किसी एक का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने तारों से डिवाइड कर दो। यानी जैसे आप इसके साथ में एक तार पैरेलल में और जोड़ देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस तो अब R की जगह R/2 आधा ही रह गया। और आपको पता भाई V इक्वल टू होता IR, तो करंट क्या होती है, करंट होती है V/R के बराबर। अब वोल्टेज, बैटरी तो हम चेंज नहीं कर रहे, वोल्टेज तो वही की वही है, लेकिन जैसे मैंने इस रेजिस्टेंस के साथ में सेम रेजिस्टेंस और जोड़ दिया पैरेलल में, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R की जगह आधा रह गया, R/2। अगर मैं रेजिस्टेंस कम करूंगा, आधा करूंगा, तो बेटा करंट पहले से डबल हो जाएगी। तो 5 एम्पियर की जगह आपको 10 एम्पियर की करंट मिलने लग जाएगी। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर डी कर दे रहे, आधा। बेटा आधा पता कब होता, अगर R रेजिस्टेंस में साथ में सीरीज में जोड़ता तो टोटल रेजिस्टेंस होता डबल, तो नीचे डबल होता तो यानी करंट मिलती आपको आधी, रेजिस्टेंस बढ़ता करंट आधी रह जाती। तो डी आंसर आपका तब बनता अगर मैं R प्रतिरोध का ही एक तार सीरीज में जोड़ता। भाई सीरीज में तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो पहली बात आप ये समझो, अगर आप किसी तार के साथ में पैरेलल में एक तार और जोड़ रहे हैं तो पैरेलल में तो रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस कम होने का मतलब करंट मिलेगी ज्यादा। आप अगर तार पैरेलल में जोड़ेंगे रेजिस्टेंस कम होगा, करंट मिलेगी ज्यादा। तो 5 एम्पियर से बड़ा आंसर आना चाहिए। 5, ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, या तो ये आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। तो R रेजिस्टेंस था, एक रेजिस्टेंस आपने और जोड़ दिया पैरेलल में, टोटल रेजिस्टेंस बन गया कितना, हाफ। तो देखो रेजिस्टेंस तो नीचे लिखा है, अब जैसे आप हाफ नीचे लिखेंगे तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर, करंट पहले से डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन अगर आ जाए ना पेपर में अचानक से, बहुत बच्चे गलत कर देंगे इसे। आप दोबारा समझो, मैं आपसे कहता कि एक तार का रेजिस्टेंस R है, इससे 5 एम्पियर की करंट जा रही है, इसके साथ में एक तार और जोड़ दिया सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाता, 10 बन जाता। तो वहां रेजिस्टेंस बढ़ता सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस होता डबल, तो वहां करंट होती आधी, तो आपका आंसर 2.5 एम्पियर आ जाता। लेकिन आप तार पैरेलल में जोड़ रहे हैं, पैरेलल में तो नेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस होगा आधा, करंट हो जाएगी डबल। ठीक है, तो जिन्होंने इसका आंसर बी लिखा है, बी आप समझ गए, ठीक है। बाकी तो मामला गड़बड़ कर दिया, बाकी ने तो ये करना। करते रहो। इसने कहा कि लुक एट द फिगर बिलो एंड पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे दी गई आकृति को देखें और सही कथन चुने। कह रहा कि R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। बेटा ये R1 R2 सीरीज में तो हो ही नहीं सकते, अगर ये दोनों सीरीज में होते हैं, दोनों में सेम करंट जानी चाहिए। अब मान लो यहाँ से जो करंट चली, तो उस करंट में जितनी करंट इस R1 में उतनी R2 में थोड़ी ना जाएगी, कुछ करंट यहाँ चली जाएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी। अगर आपको कभी ये भ्रम हो जाए कि भाई ये दोनों चीजें सीरीज में हैं, आपको लगे ना कि एक ही लाइन में दिख रही है, तो बेटा सीरीज में तभी होंगे और दोनों में सेम ही करंट फ्लो कर रही हो। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो करंट मान लो ऐसे चली 5 एम्पियर की, तो उस 5 में से कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी, इन दोनों में करंट सेम तो है नहीं, तो गलत हो गया। R1 और R2 जो है वो पैरेलल में, पैरेलल में कब होते हैं, इनके आगे वाले सिरे एक जगह, पीछे वाले एक जगह, ये भी गलत हो गया। देखो R2 और R3 जो है ये कह रहा है सीरीज में, गलत हो गया। बेटा ये R2 R3 तो है पैरेलल में,
आगे वाले सिरे एक जगह, पीछे वाले एक जगह, ये दोनों पैरेलल में, जो इनका इक्विवेलेंट आएगा वो R1 के साथ सीरीज में है, तो R2 और R3 किस में, पैरेलल में, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सबका ठीक था आपका। ये करना क्वेश्चन नंबर 3, पंकज जी, अजय यादव, गुड्डू ठाकुर, विक्रम कुमार महतो, मुकेश कुमार, दीपक नैन, संजय कुमार वर्मा, ऋषभ धैया, निखिल केशव वर्मा, ऋतिक कुमार प्रजापत, ये बच्चे में लगभग हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन सीरीज कनेक्शन द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच एलिमेंट, श्रेणी क्रम में प्रत्येक तत्व के माध्यम समान धारा प्रवाहित होती है। सीरीज कनेक्शन में सेम करंट फ्लो करती है हर एक एलिमेंट से। पैरेलल में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर एक तार के अक्रॉस, ये बिल्कुल सही लिखा, दोनों ही सही है भाई। सीरीज में करंट सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है। तीसरे का ए सही है, कल की क्लास हमने किया था ना ये। यहां से करना ध्यान से। गरिमा, शिवम, आशीष, अजय, दीपक, केशव, पंकज, करते रहो। क्वेश्चन का नंबर भी लिखा करो भाई साथ में, खाली एबीसीडी मत लिखा करो, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। क्वेश्चन नंबर 25, देखो ये तो वाला आसान है, इसके अगले दो क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे हैं। इसने कहा कि एक तार जिसका प्रतिरोध R है, इसे 3 बराबर हिस्सों में काटकर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। एक तार है, इसका प्रतिरोध है R, इसे 3 बराबर हिस्सों में काट दिया गया, 1 2 3। तो अगर पूरे तार का बेटा रेजिस्टेंस R है, 3 बराबर हिस्सों में काटोगे तो हर हिस्से का रेजिस्टेंस R/3 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 हो जाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं, किसका रेजिस्टेंस R है, 3 बराबर हिस्सों में काटने के बाद भी R रह जाएगा। भाई रेजिस्टेंस तो लंबाई मोटाई पे भी डिपेंड करता है, तो जो बच्चे बी कह रहे हैं सबका बिल्कुल गलत आंसर है, और सी वालों का तो और भी गंदा आंसर है। अब इसने कहा है कि एक तार इसका प्रतिरोध R है, 3 बराबर हिस्सों में काटेंगे, तो बेटा जितना क्वेश्चन में कहा जाए उसका उतना क्या करो। एक तार प्रतिरोध R है, 3 बराबर हिस्सों में काटा, तो 3 हिस्सों में काटेंगे तो R/3 R/3 श्रेणी क्रम में जोड़ दिया इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो सीरीज में आपको पता ही हम क्या करते हैं। अब मुझे देखो सीरीज में जोड़ना किसे है, इन 3 टुकड़ों को जिनका रेजिस्टेंस R/3 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 है। अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और सीरीज में उतने से मल्टीप्लाई कर दो तो R ही आएगा। अगर आप तार को काट के जोड़ते हैं सीरीज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रेजिस्टेंस पहले था वही का वही रहता है। एक चीज बताओ आप, मान लो कि मेरे पास में एक ये तार है, मैंने इस तार को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया और काट के जोड़ रहा हूं सीरीज में। सीरीज का मतलब है कि इसका आगे वाला सिरा इसके पिछले से कनेक्ट कर दो। भाई झुका तो तार नहीं बन गया, किसी तार को काट कर सीरीज में जोड़ने का मतलब है झुका तो तार वही बना दे रहे हो आप। जैसे यहां देखना,
मेरे पास में एक वायर है ये, इसे मान लो कि कुछ हिस्सों में कट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। मान लो 3 हिस्सों में कट किया, 1 2 3। अब जोड़ रहा हूँ सीरीज। सीरीज का मतलब क्या है कि इसका आगे वाला इसके पिछले से कनेक्ट कर दो, इसका आगे वाला इसके पिछले से कनेक्ट कर दो। भाई जो तार पहले था वही का वही नहीं बन गया क्या? तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो तार को काटकर सीरीज में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आपकी क्लाइमेट टेप ये, अच्छा ये, अरे आज मैंने ब्लड टेस्ट कराए हैं सारे, तो ठीक नहीं चल रही थी ना। मैंने कहा ऐसे तो बात नहीं बनेगी, दवाई खाते रहो, टाइम भी नहीं मिल रहा था। आज डॉक्टर ने चेस्ट का एक्सरे कराया है, टेस्ट कराए हैं बहुत सारे, शायद एलर्जी वगैरह चेक करने के लिए। तो कल रिपोर्ट लेकर सुबह फिर दोबारा दिखाता हूँ डॉक्टर को, क्या समस्या है क्या नहीं है। जनरली नजला जुकाम कई बार पहले भी हुआ है, वो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन इस बार मामला जो है पिछले 8-10 दिन से चल रहा है। और मौसम भी आजकल आपको पता है कैसा है, इसलिए आज हमने सारे टेस्ट करवाए हैं। उनमें से मेरे पास हालांकि रिपोर्ट तो आ गई, अभी आपकी क्लास ले रहा था मैं, अभी आई है रिपोर्टेबल की। कितने बजे ये रिपोर्ट आई है? 7:49 पे, आपकी चलती हुई क्लास में ही। तो मैंने एक मोटा मोटे सरसरी निगाह से देखा भी है, तो एक शायद एलर्जी वाला जो है वो पॉइंट बढ़ा हुआ है कुछ। ये कोई टेस्ट था, ESR, इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसकी वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, 32 है ये। उसमें उसने ये लिखा है कि इट इंडिकेट्स प्रेजेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। इट ए प्रोसेस टेस्ट एंड यूज्ड टू मॉनिटर द कोर्स ऑफ रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, एक्यूट रूमेटिक फीवर, इट इज इंक्रीज, ये वो ऐसे वैसे। तो उसने ये लिखा है, डॉक्टर बताएगा कल क्या है क्या नहीं, है ना। हाँ, एलर्जी का कोस्ट, सर एलर्जी का कोस्ट समझ में नहीं आया। बारिश तेज हो गई दिल्ली में? दिल्ली में बारिश हो रही है क्या? पता नहीं, बाहर हो रही होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी, हो सकता हो रही हो। वैसे तो अगर मैं चाहता तो टेस्ट मेरे सारे फ्री हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में हमारे कार्ड बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, CGHS, पर उसमें पहले रेफरल लेना पड़ता है। डिस्पेंसरी होती है इनकी, डॉक्टर से रेफरल ले लो तो जो भी आपका टेस्ट का कॉस्ट आएगा वो पैसे रिम्बर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वो रिम्बर्स हो जाते हैं। पर आज छुट्टी थी गुड फ्राइडे की, हमने कहा कि अब लिखवाने के लिए मंडे तक का वेट करेंगे ये वो, तो फिर जो मैंने जो पैसे लगेंगे अब तो, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, ये क्वेश्चन करो अगले वाला। सीपी में हो रही है बारिश? तो यहाँ भी हो रही होगी, हमारा घर सीपी से 5-6 किलोमीटर ही है इधर। अभी अंदर आवाज आती नहीं है। सही कह रहा है कि बच्चा, बाहर हो रही है हल्की हल्की सी बारिश। एक तार जिसका प्रतिरोध R है उसे 4 बराबर हिस्सों में काटकर समानांतर क्रम में जोड़ा। देखो इस वाले क्वेश्चन बेटा, तार को काट के पैरेलल में जोड़ रहा है वो। ग्रुप डी वालों को भी मिलता है फ्री मेडिकल या सिर्फ ऑफिसर रैंक को ही? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सबके लिए होता है, आप MTS हैं चाहे बड़े अधिकारी हैं, बस फर्क क्या पड़ता है, जैसे कि अगर आपने कोई भी टेस्ट कराना है वो सबके लिए सेम है। आप कितने बड़े हॉस्पिटल में जाओ, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर आते हैं, आपको बताता हूँ, आप सब लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका पर्चा बनेगा 350 रुपए का। जैसे मैंने आज दिखाया है, उस डॉक्टर का पर्चा वैसे 1500 रुपए का था और हमारे लगे 350 रुपए। अगर मैं पहले से रेफरल ले लेता तो मुझे 350 भी वापस मिल जाते अगर मैं ऑफिस में जमा कराता। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, 350 गए, कोई बात नहीं। दूसरा टेस्ट जो होते हैं, जो मैंने टेस्ट कराए हैं कुछ 2-4, वो नॉर्मल अगर बंदा टेस्ट कराए बड़े हॉस्पिटल में तो 3000 रुपए लग जाते हैं उसके। वो मेरा काम हो गया 900-1000 रुपए में, 1000 रुपए के आसपास लगे, तो 1000 भी मुझे वापस मिल जाते अगर मैं प्रॉपर रेफरल ले चुका होता। तो ये जो प्रोसेस है 350 का पर्चा होना,
या फिर जो आपके टेस्ट के रेट हैं वो सबके लिए सेम होते हैं, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और अगर आपने प्रॉपर रेफरल ले रखा है तो आपको सारा पैसा वापस मिल जाता है आपके ऑफिस से। वो बात अलग है कि 1.5-2 महीने के बाद मिलता है, टाइम लगता है उसमें, लेकिन आपका पैसा मिल जाएगा। अगर आप रेफरल नहीं भी लिया तो आपको 5,000 का काम 1,500-1,800 में हो जाता है। तो एक तो आपको शुरू में बहुत ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते, जो पैसे दोगे वो आपको वापस मिल जाएंगे। अधिकारी में या बाकी एम्प्लॉय में कहाँ पे फर्क आता है, जैसे कि अगर मान लो कि कोई ग्रुप डी का कर्मचारी है या मान लो ग्रुप सी का भी है शुरू में, तो उसे जो कार्ड मिलेगा ना उस पर लिखा होगा जनरल वार्ड। यानी अगर मान लो कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में गए, मैक्स वगैरह में, आपके माता पिता को जो उसमें एन जुड़े हुए हैं, और या आपको कोई ऑपरेशन कराना पड़ गया तो आपको जनरल वार्ड में बेड मिलेगा। लेकिन जब थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ता है, आप थोड़ा लेवल 6 की पोस्ट पे पहुंचते हैं, 4200 ग्रेड पे, इन सब पे, तो फिर आपको मिल जाता है सेमी प्राइवेट। वो उसमें वैल्यू रहती है कि आपका बेसिक पे जो है वो 36,501 से ज्यादा होना चाहिए, फिर आपको सेमी प्राइवेट मिल जाएगा। यानी कि आप बड़े हॉस्पिटल में गए तो एक रूम में जहाँ पे 2 ही बेड होते हैं, बड़े टीवी भी लगा रहता है, तो सेमी प्राइवेट आपको मिल जाएगा। जब और जो बड़े अधिकारी होते हैं जिनका बेसिक जो है 50,000 से भी ज्यादा है, ठीक है, तो उन्हें फिर मिलता है प्राइवेट। यानी कि आप एक सिंगल प्राइवेट रूम में रह सकते हैं। तो केवल भर्ती के टाइम पर वाले में फर्क है कि वो कर्मचारी है कि अधिकारी है, उसे सेमी प्राइवेट मिलेगा कि प्राइवेट मिलेगा कि उसे जनरल वार्ड मिलेगा। बाकी जो दवाई आप डिस्पेंसरी से लेने जाओगे, जो डॉक्टर दवाई लिखेगा सारी डिस्पेंसरी से मिल जाएंगी, आपको कितनी महंगी हो वो दवाइयां मिल जाएंगी। टेस्ट के रेट जो हैं, डॉक्टर के पर्चे के रेट है, वो सबके लिए सेम रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। बाकी बस ये कि जो ग्रुप डी से अगर आप जा रहे हो या ग्रुप सी से अगर आप जा रहे हो, अगर आपका बेसिक पे 36,501 से कम है, फिर आपको जनरल वार्ड के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, समझाई बात ये। चलो आते हैं आगे। कोई नहीं, नौकरी लग जाओगे, सारी बातें पता चल जाएंगी आपको। कह रहे कि एक तार है जिसका प्रतिरोध है R। अरे भाई आज के टाइम में बहुत जरूरी है ये कि बताए, आजकल आप मान लो कितने पैसे कमा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, और एक बड़ी सी बीमारी घर में किसी को लग जाए, या तो आप उसे बेचारे को सरकारी में दिखाओ, धक्के खाओ सरकारी में, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाओगे तो घर की जमीन बिक जाएगी, मकान बिक जाएगा, तो आदमी को समझ में नहीं आता करें क्या। लेकिन अगर आप ऐसे गवर्नमेंट जॉब आपके पास रहती है तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में आप अच्छा ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ये जरूरी है। ये अच्छा एक बेनिफिट है। बाकी सैलरी वैलरी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती सरकारी में, लेकिन कुछ बेनिफिट बड़े अच्छे होते हैं। तो बेटा आपने 4 बराबर हिस्सों में काटा, 1 2 3 4, तो 4 बराबर हिस्सों में काट रहे हैं। पूरा रेजिस्टेंस R है तो इसका हो जाएगा R/4 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 R/4। ठीक, अब वो कह रहा है कि इसे आपको जोड़ना है पैरेलल में। तो बेटा अब हमें पैरेलल में जोड़ना है किसे है, जो 4 टुकड़े की ने जोड़ना है पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या करते हैं हम, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने हैं 1 2 3 4 उससे भाग कर दो, तो R/16 आ जाएगा। जिनका D आया उनका सही है। बेटा B तो तब होता है ना अगर हर तार के रेजिस्टेंस, इसका भी 4 तार होते, इसका भी रेजिस्टेंस R होता है, इसका भी R, इसका भी R, इसका भी R, इन्हें जोड़ता है पैरेलल में। तो किसी एक का रेजिस्टेंस पकड़ते R, 4 से भाग करते, तो R/4 तब होता अगर 4 तार होते, सबका रेजिस्टेंस ही R होता। यहाँ पे हर तार का रेजिस्टेंस R नहीं है, एक तार का R था, 4 हिस्सों में काटने के बाद तो R/4 रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा ये NCERT का क्वेश्चन है, 10th क्लास का। ये हरियाणा के एक पेपर में भी आया हुआ है। ये करना सॉरी, करो ये। भाई कल रात को आप 9 बजे YouTube पे जरूर आए, कल सभी रात को 9 बजे। देखता हूं मैं नेक्स्ट वीक में आपकी क्लास ना जल्दी डेली 9 बजे से ही करेंगे हम, ताकि सो मंडे टू फ्राइडे 9 बजे हम क्लास लें, थ्योरी क्लास, और सैटरडे संडे को रात को 9 बजे यूट्यूब पे क्लास लें। तो आपको एक टाइमिंग फिक्स हो जाए कि डेली की 9 बजे आप अपना फिक्स कर लो,
थ्योरी क्लास भी 9 बजे और सैटरडे संडे को यूट्यूब पर भी 9 बजे। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कुछ करने की, तो देखते हैं अगर ये पॉसिबल हो पाया तो ठीक है। तो आपको बता देंगे हम पहले ही। तो कल हम इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करेंगे। अभी चैप्टर आपका चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी वाला ही, तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल भी फील करोगे, है ना, जो थ्योरी पढ़ रहे हो आप। तो कल और परसों क्लास में मैं वहां तक कई क्वेश्चन करूंगा कोशिश लेने की जहां तक मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है ऑलमोस्ट, है ना। फिर अगले वीक जो सैटरडे संडे क्लास लेंगे उसमें आपको 4-5 दिन और पढ़ा चुके होंगे हम। तो फिर पूरा इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा बड़ा चैप्टर, अच्छा चैप्टर, ज्यादा प्रैक्टिस सेट कराएंगे। कह रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। पहले देखो, जब काटने वाला क्वेश्चन हो और तार का रेजिस्टेंस आर था, इसे मैंने 5 बराबर हिस्सों में काट लिया, 1 2 3 4 5। तो हर तार का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5 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 R/5, ठीक। और कह रहा है कि इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम, बेटा पार्श्व क्रम होता है पैरेलल, समानांतर क्रम, पैरेलल में जोड़ दिया। तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, इसे एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने उसे डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा R/25। तो ये कह रहा है कि जब इन्हें पैरेलल में जोड़ेंगे तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसे R डैश से लिखो। इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R डैश कितना हो गया, R/25 के बराबर। अब पूछ क्या रहा है वो, हमारे से कह रहा है कि R/R डैश का रेशियो बताओ। तो R डैश को मैं इधर ले जाऊंगा, तो R/R डैश का रेशियो तो आ जाएगा 25 के बराबर। तो जिनका आंसर 25 डी ऑप्शन आया उनका ठीक है, बाकी गलत है। जो बी बता रहे हैं विपिन वीर जैनवाल, गलत है इनका। दीपक कुमार का गलत है, अजय यादव का गलत है, केशव वर्मा का गलत है। बेटा अभी तो पूरा कॉन्सेप्ट बताया। एक तार है उसके, आपने अगर आपने पिछला क्वेश्चन कर लिया, ये नहीं कहते नहीं कि आप फिर समझ आपकी कमजोर है। यहाँ देखो, पिछले क्वेश्चन में एक तार का रेजिस्टेंस आर था, 4 बराबर हिस्सों में काटा, तो हर तार का रेजिस्टेंस हुआ R/4 फिर जोड़ा पैरेलल में। पैरेलल में क्या करते हैं, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो, किसी एक का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने से डिवाइड कर दो, R/16 आ गया। बस यहाँ पे 4 की जगह 5 हिस्सों में काट दिया, तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ा, जितने से डिवाइड कर दिया, R/25। यानी कि एकदम से 1/25 में टिक लगा दो, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। फिर कह रहा है कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध है उसे लिखो R डैश से। तो R डैश हो गया R/25 के बराबर। अब पूछ क्या रहा है, R/R डैश, तो R/R डैश निकालेंगे, R डैश जाएगा इधर तो 25 जाएगा इधर, तो 25 आंसर आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो भाई आज इतने रख रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे साथ दिक्कत क्या है, एक क्लास 9 बजे और है, थोड़ा ज्यादा देर खड़ा होता हूँ ना, तो ये वाला जो हिस्सा है ये दर्द करने लगता है। कल डॉक्टर बताएगा, देखो अब क्या रहा क्या नहीं, क्या बड़ी भयंकर बीमारी हो गई है, ये छुटमुट हो गई है, क्या है क्या नहीं। कल मिलते हैं आप लोगों से ना, यूट्यूब पर मिलेंगे रात को 9 बजे। क्लास तो कल नहीं रहेगी आपके साथ में, थ्योरी वाली, ये मंडे टू फ्राइडे रहती है, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे, ओके। बाय, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।